इंटरनेट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के कई तरीके होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से तरीके हमें अपनाने चाहिए किस यूज केस के लिए, और उसी के साथ साथ कुछ ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस देखेंगे जो कि हमको इंटरनेट से वेब स्क्रैपिंग करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक बहुत बड़ी वेबसाइट स्क्रैप कर रहे हो जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और वो जो पेजेस हैं उनमें डेटा एक ही फॉर्मेट में है। अब मान लो आपने नेम और ईमेल एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपके पास टास्क था नेम और ईमेल उन पेजेस से एक्सट्रैक्ट करने का। अब बाद में रिक्वायरमेंट आती है कि यार उन्हीं पेजेस से एड्रेस भी चाहिए, तो क्या आप दोबारा से सारे पेजेस पर रन करोगे स्क्रैपिंग? द आंसर इज नो। इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप लोग उन पेजेस को एज HTML सेव कर लो और उसके बाद आप उन HTML फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो। ऐसा करने से बार बार आप लोगों को सेम पेजेस को इंटरनेट से एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर उसी के बाद रैंडमाइज्ड यूजर एजेंट्स हम लोग यूज करेंगे, तो इट्स हाईली लाइकली कि जो वेबसाइट है वो हमें ब्लॉक नहीं करेगी। एंड यूजिंग अ प्रॉक्सी इज अ मस्ट, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉक्सी इस्तेमाल नहीं करते हो तो वेब स्क्रैपिंग बल्क में नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में प्रॉक्सीज के बारे में भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली आप लोगों की रिक्वेस्ट को आपके बिहाफ में करता है। अब मान लो मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर दिल्ली में, और दिल्ली से मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट एक दुबई के वेब सर्वर को मारता हूँ, तो दुबई का वेब सर्वर बोलेगा यार ये दिल्ली से जो इंसान है ये IP एड्रेस मुझसे इतने सारे पेजेस रिक्वेस्ट कर रहा है बल्क में, लेट्स ब्लॉक हिम। अब अगर यही रिक्वेस्ट दुबई के सर्वर को मेरे बिहाफ में रशिया, US, कनाडा, लंदन जैसी जगहों में बैठकर वेब सर्वर्स करेंगे, वो भी मेरे बिहाफ में, तो दुबई में बैठे हुए वेब सर्वर को लगेगा कि यार ये रिक्वेस्ट तो दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही है, तो लेजिट ही होगी। तो ऐसे में आप लोगों के ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर एक और अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप कूलिंग पीरियड दे दो थोड़ा सा। अगर आपने 10 पेजेस 1 सेकंड में एक्सट्रैक्ट किए, तो आप मे बी 1 सेकंड में ना एक्सट्रैक्ट करके आप 1 मिनट में 10 पेजेस को एक्सट्रैक्ट करो और इस जॉब को नाइटली क्रॉन जॉब के रूप में रन कर दो। मैं बात करूंगा आप लोगों से कैसे ये काम किया जाता है, एक लिनक्स VPS पर आप लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि तरीका कौन सा इस्तेमाल करना वेब स्क्रैपिंग को करने का। अलग अलग तरीके हैं। कोई कहता है ब्यूटीफुल सूप यूज कर लो, कोई कहता है स्क्रैपी यूज कर लो, कोई कहता है पाइथन में रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके खुद ब खुद मैनुअल एक्सट्रैक्शन शुरू कर दो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और इन कुछ तरीकों को देखते हैं कि कौन सा तरीका किस यूज केस के लिए ऑप्टिमल है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक्स के साथ। सबसे पहले आप किसी भी पेज को स्क्रैप करना चाहते हो तो उस पेज की HTML को सेव करके रख लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपसे बोला जाता है कि यार कुछ इस तरह के प्रोडक्ट पेजेस हैं और इन प्रोडक्ट पेजेस में से आपको ये सारे प्रोडक्ट के टाइटल्स और प्राइसेस को एक्सट्रैक्ट करना है। आपने कर लिया, आप क्या करोगे? पहला स्टेप होगा कि HTML को रिट्रीव करोगे। किसी भी तरीके से आप रिट्रीव करो, पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप HTML को रिट्रीव करोगे। HTML को रिट्रीव करने के बाद आप बोलोगे चलो ठीक है, मुझे इसका टाइटल मिल गया, मुझे इसका प्राइस मिल गया, टाइटल प्राइस। एंड जो सबसे बड़ी गलती मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं वेब स्क्रैपिंग करते वक्त, वो ये है कि वो इस पेज को सेव नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पेज को सेव करो। आप बोलोगे यार मुझे इस पेज से कुछ और चाहिए ही नहीं, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, बट नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आ सकती है कि रिव्यूज़ भी एक्सट्रैक्ट करो, या आपको आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे, अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करोगे, आपको लगेगा यार काश प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते तो कितना अच्छा होता। तो उस टाइम पर आपको दोबारा से इस HTML को रिट्रीव करना पड़ेगा, विच इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आपको अलाउ नहीं करती हैं एक IP एड्रेस से सब कुछ एक्सट्रैक्ट करना। तो आप लोग क्या करोगे ऐसे में आप लोगों को कुछ स्मार्टली करना पड़ेगा जिससे कि आप इन पेजेस को भी बल्क में रिट्रीव कर पाओ, आपका काम भी हो जाए, ब्लॉक भी ना हो। ऐसे में आप लोगों को यूज़ करना चाहिए प्रॉक्सीज का, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉक्सी? प्रॉक्सी क्या होती है कि आप लोग क्या करते हो, आप एक सर्विस के पास जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर डेटा इम्पल्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ, एंड वन ऑफ द रीजंस मैं डेटा इम्पल्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत रिलायबल है, प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, और उसी के साथ साथ इनकी जो रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज हैं उनके IPs काफ़ी बढ़िया होते हैं। मतलब कि मैंने जितना यूज़ किया है ब्लॉक नहीं किए जाते हैं। आप प्रॉक्सी सर्विस के तौर पर इनको यूज़ करोगे तो आप लोग भी ये पाओगे। अब प्रॉक्सी हम तब यूज़ करेंगे जब हमें स्क्रैपिंग बल्क में करना है, इतने सारे पेजेस हम लोग को स्क्रैप करने हैं कि यार एक IP से अगर हम करेंगे तो वो IP तो बैन होनी है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल IP एड्रेसेस आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, इस प्रॉक्सी के थ्रू रिक्वेस्ट को भेजते हैं। इसको मैं इस फिगर की सहायता से आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो आप क्लाइंट हो, ठीक है, आप क्या करोगे, इंटरनेट पर जाओगे, किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किसी भी वेबसाइट पर जाओगे, वास्ट डेटा स्क्रैप करोगे, HTML को रिट्रीव करोगे। तो वो जो HTML है वो जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो क्या होगा कि आपका IP एड्रेस
पता चल जाएगा सर्वर को। लेकिन अगर आप प्रॉक्सी सर्वर के पास जाओगे, आप प्रॉक्सी सर्वर से कहोगे हे प्रॉक्सी सर्वर कैन यू प्लीज़ रिट्रीव दिस डेटा फॉर मी, प्रॉक्सी सर्वर बोलेगा हाँ ठीक है मैं कर दूंगा रिट्रीव डेटा। अब क्या होता है कि इस तरह की जो प्रॉक्सी सर्विसेज होती हैं वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ये जो प्रॉक्सी सर्विसेज होती हैं ये क्या करती हैं, आपको अलग अलग रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज प्रदान करती हैं, यानी कि आपको अलग अलग आईपीज़, जैसे कि दुबई की आईपी या मान लो लंदन की आईपी या यूएसए की आईपी, इस तरह की अलग अलग आईपीज़ आप लोगों को प्रदान करती हैं। और इस तरह की अलग अलग आईपीज़ से आप लोगों को क्या होता है कि आपके सर्वर को, जिस सर्वर को आप हिट कर रहे हो, इन दिस केस मैं फ्लिपकार्ट के सर्वर को हिट कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि जो रिक्वेस्ट है वो एक दुबई से आ रही है, एक लंदन से आ रही है, एक यूएई से आ रही है और एक मान लो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, एक और रिक्वेस्ट मान लो चेकोस्लोवाकिया से आ रही है, एक और रिक्वेस्ट मान लो दमन से आ रही है, एक और रिक्वेस्ट मान लो रशिया से आ रही है। इसी तरह चारों तरफ से दुनिया के रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो एक तरह से आपका ये जो सर्वर है वो बोलेगा हाँ ठीक है ये सारी रिक्वेस्ट अलग जगह से आ रही हैं, इनको डेटा प्रदान कर दो। आप अकेले करोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको बैन कर दिया जाए। तो ये तो था प्रॉक्सी सर्विस का रोल। मैं पर्सनली डेटा इम्पल्स का इस्तेमाल करता हूँ और मैं रेकमेंड भी करता हूँ डेटा इम्पल्स को, एंड आई वांट टू थैंक डेटा इम्पल्स फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। डेटा इम्पल्स ने इस वीडियो को स्पॉन्सर करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और मैं तहे दिल से उनका थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं अपने डेटा इम्पल्स अकाउंट में लॉग इन करूँगा और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डेटा इम्पल्स में साइन अप कर लें। ट्रस्ट मी दिस इज़ एन अमेजिंग सर्विस और आप लोगों को इस सर्विस को यूज़ करके कभी भी रिग्रेट नहीं होगा अगर आप लोग बल्क में डेटा स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो। इनके जो प्लान्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। मैंने अपने अकाउंट में 20 GB का टॉपअप करा रखा है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूँगा कि रेसिडेंशियल प्रॉक्सी प्लान पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरी प्रॉक्सी लिस्ट है इसको मैं कॉपी कर लूँगा। अब इसका क्या करना है मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट ये मेरी प्रॉक्सी लिस्ट है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर रोटेटिंग सेलेक्ट किया हुआ है और HTTPS प्रॉक्सी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। रोटेटिंग जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देखो ये IP होस्ट नेम, DNS होस्ट नेम, IP होस्ट नेम इसको करूँगा और मैं यहाँ पर कोई भी लोकेशन चूज़ कर सकता हूँ। मैं ब्राज़ील, यूरोप, USA वेस्ट, USA ईस्ट, जापान, इनमें से कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। और उसी के साथ साथ मैं अगर इसको स्टिकी कर दूंगा तो इसकी जो IP है वो चेंज नहीं होगी। मैं रोटेटिंग प्रेफर करता हूँ जब मैं वेब स्क्रैपिंग कर रहा होता हूँ तो। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि ये जो प्रॉक्सी लिस्ट है इसको कॉपी कर लेना और मैं आपको बताऊँगा कैसे आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे। तो उसके लिए आप लोग वेट करो, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि आगे बढ़ूँगा और आप लोगों को पहले मेथड, मैं इसको मेथड नंबर 0 बोलूँगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है रिट्रीविंग HTML। आप कुछ भी इस्तेमाल करो पहले आप HTML रिट्रीव करोगे इन सम वे और दी अदर। तो मैं तो पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि HTML को मैं रिट्रीव कर लूँ, फिर चाहे मैं अपना एक सर्वर बनाकर उस HTML को रिट्रीव करूँ किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के द्वारा। मेरे पास एक बार HTML आ गई तो वो HTML मेरी है। तो चलो आओ देखते हैं कि HTML को कैसे रिट्रीव करके सेव करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग ट्यूटोरियल के नाम से एक फोल्डर बना लिया। मैं इसको खोलूंगा VS कोड में और VS कोड में इसको खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं इसको नंबर 0 बोलूँगा। मैं इसको बोलूँगा रिट्रीविंग HTML, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको retrieving.html.py नाम से एक पाइथन फाइल लिखूंगा। एंड लेट मी टेल यू कि सबसे पहला काम जो हम कर रहे हैं HTML को रिट्रीव करने का वो हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट नाम का एक पैकेज होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एक URL से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर flipkart.com/audio-video/headset और इसके बाद यहाँ पर कुछ मान लो ये URL मैं कॉपी करता हूँ और इस URL को कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो भी कंटेंट है वो मुझे मिल जाए। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पर लिखेंगे URL इज इक्वल टू, एंड ऑब्वियसली मैं इसको एज अ स्ट्रिंग सेव करने वाला हूँ। अब आप लोगों को अगर पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट अगर ये आपने नहीं किया तो आप ही कर लेना, क्योंकि रिक्वेस्ट मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपका, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये मैंने किया और ये मुझसे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट आपसे ये नहीं कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि आपके में शायद रिक्वेस्ट इंस्टॉल नहीं होगा, मेरे में इंस्टॉल है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा कि इंपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा पहले और फिर r=request.get करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इंपोर्ट रिक्वेस्ट और इसके बाद मैं लिखूँगा r=request.get और इसके बाद URL, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कहूँगा print r.text।
अब इसको प्रिंट करने में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना इसको एक फाइल में स्टोर करने में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा विद ओपन और मैं यहाँ पर लिखूँगा मान लो file.html और मैं यहाँ पर w लिखूँगा। अगर आप लोगों को बेसिक पाइथन नहीं आती तो यार बेसिक पाइथन आप लोग सीख के आओ पहले, उसके बाद ही आप फाइल में राइट कर पाओगे। बट आई विल एज्यूम कि आप लोग को आती है तो आप r.text ऐसे कर सकते हो। लेट्स नॉट प्रिंट दिस r.text, हम file.html में इसको राइट करेंगे। तो मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो यहाँ पर इसने file.html में राइट कर दिया। लेट्स सी कि इस HTML के अंदर क्या है। हा हम पकड़ गए। मुझसे पूछ रहे आर यू अ ह्यूमन, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यार देखो एक चीज़ तो तय है, इतना आसान नहीं है फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट सेशन का इस्तेमाल करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं यहाँ पर प्रॉक्सी का इस्तेमाल करूँगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक टाइम डिले लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा import टाइम और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है फेक यूज़र एजेंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फेक यूज़र एजेंट। और यहाँ पर आप देखो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे पिप इंस्टॉल फेक यूज़र एजेंट करना पड़ेगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ तो शायद मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, बट आपके में अगर ना हो तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने import टाइम किया और मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रॉम फेक यूज़र एजेंट import यूज़र एजेंट और इसके बाद मैं एक रैंडम यूज़र एजेंट इस्तेमाल करूँगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे मैं करूँगा इस चीज़ को। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन। ठीक है, मैंने एक नया सेशन बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, कुछ हेडर्स लगाऊंगा। मैं कहूँगा हेडर्स इज इक्वल टू, अब ये हेडर्स क्या हैं। जब भी आप एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट किया, आप देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ हेडर्स हैं। ठीक है, मैं आपको नेटवर्क में दिखाता हूँ। मैंने रिफ़्रेश किया इस पेज को, जब मैंने लोड किया तो कुछ हेडर्स थे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रिक्वेस्ट हेडर्स को। ये आ गए वो हेडर्स जो कि यहाँ पर मौजूद थे। रिक्वेस्ट मेथड गेट था, ये हमारे रिस्पॉन्स हेडर्स हैं, ये हमारे रिक्वेस्ट के हेडर्स हैं। URL ये है और इसके जो हेडर्स हैं वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी इसके हेडर्स हैं वो हमें किसी ना किसी तरीके से फेक करने पड़ेंगे काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कुछ हेडर्स तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा और जो कुछ हेडर्स हैं वो आप क्या करोगे कि ये कॉपी करके लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक्सेप्ट में ये आ गया, एक्सेप्ट इनकोडिंग में ये आ गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज में ये आ गया, कुकी भी यहाँ पर है, ये सब आप कॉपी कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा यूज़र एजेंट इज इक्वल टू यूज़र एजेंट डॉट रैंडम, एक्सेप्ट लैंग्वेज में मैंने ये लिखा, एक्सेप्ट इनकोडिंग में gzip डिफलेट br लिखा और यहाँ पर मैंने ये जो हेडर्स थे कुछ वो डाल दिए। अगर ये काम नहीं करते तो मैं कुछ और हेडर्स भी ऐड करूँगा, बट मुझे लगता है कि ये काम कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ हेडर्स लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो रिक्वेस्ट मारूंगा वो सेशन की सहायता से मारूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट ना करके मैं सेशन डॉट गेट करूँगा और इसके बाद जो इसका रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं एक फाइल में राइट करूँगा। सो लेट्स गो, इसको ट्राई करते हैं और अब देखते हैं कि जो हमारी फाइल डॉट HTML है उसके अंदर क्या आता है। अभी फाइल के अंदर आर यू ह्यूमन आ रहा है। सो लेट्स डू वन थिंग, एक तो हम टाइम डॉट स्लीप लगाएंगे यहाँ पर, टाइम डॉट स्लीप 2 सेकेंड का, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रॉक्सी है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो प्रॉक्सी को इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉक्सीज इज इक्वल टू प्रॉक्सीज और हमने हेडर्स भी यहाँ पर नहीं दिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉक्सीज़ को देने के लिए यहाँ पर सबसे पहले प्रॉक्सीज़ बनाऊँगा। जैसे मैंने हेडर्स बनाए, मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉक्सीज इज इक्वल टू, एक तो हमारी HTTP प्रॉक्सी होगी और एक हमारी HTTPS प्रॉक्सी होगी। अब मैंने अपने डेटा इम्पल्स अकाउंट से अपनी प्रॉक्सी को कॉपी किया और अपनी प्रॉक्सी को कॉपी करने के बाद मैंने प्रॉक्सी ऑथ नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर दिया। इसके बाद मैंने प्रॉक्सीज बना ली HTTP और HTTPS इस फॉर्म में। एंड नाउ लेट्स सी कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, आप लोग देख सकते हो, और ये जो हमारी प्रॉक्सी है ट्राई कर रही है टू गेट दिस URL। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी फाइल डॉट HTML जो है, इसको अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है ना। इसकी CSS काम नहीं कर रही है, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मुझे डेटा चाहिए था वो मुझे मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की HTMLs को ऑन लूप डिटेक्ट करके हम अलग अलग पेजेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर हम यूज़ करते हैं डेटा इम्पल्स जैसी प्रॉक्सीज़ का तो हम लोगों के लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो अलग अलग IP एड्रेस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। तो हमें इस तरह से जो HTML है उसको सेव करना है और ऑन लूप सेव करना है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई क्या करो कि ये वाले लिंक को एक्सट्रैक्ट करो, उन लिंक्स को एक्सट्रैक्ट करो
जिसमें मे बी एक डेटा आईडी हो और स्टाइल इज इक्वल टू वेट 25% हो, क्योंकि इस पेज में जहाँ जहाँ स्टाइल इज इक्वल टू वेट 25% है वहाँ वहाँ एक प्रोडक्ट है। तो इस तरह के पैटर्न्स आप लोगों को खोजने हैं और पैटर्न्स खोजने के बाद उन HTMLs को आप लोगों को सेव करना है। फर्दर इस प्रोडक्ट पेज की HTML को अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो इन लिंक्स को आप लोग प्रोग्रामेटिकली एक्सट्रैक्ट करोगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोग इनको एज एन HTML सेव करोगे ताकि उन HTML से आप फर्दर चीज़ों को रिट्रीव कर पाओ। तो ये तो यार बेसिक्स हो गए टू गेट दी HTML। अब कैसे आप उस पेज के अंदर जो HTML है उसको पार्स कर सकते हैं, ये स्टेप आती है और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग पाइथन लाइब्रेरीज का या फिर फ्रेमवर्क्स का। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज इज ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप इज रियली वेरी ब्यूटीफुल और हम लोग इसको नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो अगला जो तरीका है, मैं कहूँगा एक बहुत ही कॉमनली यूज तरीका वेबसाइट्स को स्क्रैप करने का, वो है ब्यूटीफुल सूप। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1_bs4.py और हम इसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि सारी जो URLs इनको बंद कर देंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे BS4। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन में मैं जाऊँगा और यहाँ पर आप लोग देखो पिप इंस्टॉल BS4 आप लोग करोगे तो ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल हो जाएगा। तो लेट्स डू पिप इंस्टॉल BS4। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक HTML को लेकर आएंगे और मैंने आप लोगों को HTML को लाने का तरीका बता दिया है। तो मैं क्या करूँगा, एज्यूम करूँगा कि हमारी file.html में हमारी HTML ऑलरेडी मौजूद है। तो लेट मी रिप्लेस दिस विद अ वेरी सिंपल HTML। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली HTML ही ले लेते हैं जो कि इन लोगों ने हम लोग को दी हुई है एंड मैं इसको कॉपी करूँगा कुछ इस तरह से और यहाँ पर ये जो पाउंड सिंबल है इसको चेंज ऑल अकरेंसेस करके बैक स्पेस कर दूँगा क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और आप देखो ये HTML हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस HTML को रीड करेंगे और इस HTML को रीड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली लिखना है विद ओपन और लिखना है file.html और रीड मोड में आपको खोलना है और आप लिखेंगे HTML इज इक्वल टू f.read, ठीक है। और मैं यहाँ पर एज एफ लिखूँगा, एज एफ और ये हमारी जो HTML है वो आ जाएगी। बट मोर देन दैट हमें क्या करना है कि ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करना है और हमें सूप बनाना है। अब ये खाने वाला सूप नहीं है, ये यहाँ पर HTML डॉक लेता है और मैं इसको HTML कर देता हूँ क्योंकि मेरा जो HTML स्ट्रिंग है वो HTML नाम से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सूप इज इक्वल टू ब्यूटीफुल सूप HTML हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और इससे हमारा सूप बन जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सूप क्या होता है बेसिकली, सूप एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्यूटीफुल सूप इंटरनली बनाता है सो दैट इट इज एबल टू पार्स दी HTML। आपको जो रिट्रीव करना है वो आप इजीली ताकि रिट्रीव कर पाओ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा soup.prettify। prettify इज अ फंक्शन जो कि आप लोगों को प्रीटियर वे में HTML रिटर्न करके देता है आपकी। तो अगर आपको अपनी HTML देखनी है तो ये रही आपकी HTML इन अ प्रिटी फॉर्म। नाउ और HTML इज ऑलरेडी प्रिटी, बट अगर आप लोग एक कॉम्प्रेस्ड HTML भी यहाँ पर डालोगे ना तो आप लोगों को प्रिटीफाइड फॉर्म में HTML मिल जाएगी। तो ये तो यार एक चीज़ हो गई यहाँ पर file.html और उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप में एक बेसिक चीज़ करना सीख ली। अब ब्यूटीफुल सूप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों को इस पेज का टाइटल चाहिए तो आप soup.title लिख सकते हो। अगर आपको नाम चाहिए कि ये क्या है इस टैग का नाम तो आप soup.title.name कर सकते हो और आपको इस टैग का नेम मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ soup.title, प्रिंट soup.title और आप जैसे ये करोगे, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, soup.title आप करोगे तो आपको इस पेज का टाइटल मिल जाएगा। अब आप लोग चाहते हो कि इसका बस टेक्स्ट चाहिए, मुझे ये टाइटल नहीं चाहिए, मेरे को इसका सिर्फ टेक्स्ट चाहिए इसके अंदर क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, आप soup.title.text कर सकते हो और आप लोगों को इसके अंदर की जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर डॉरमाउस स्टोरी लिख कर आ गया। मैं अगर इसको कमेंट आउट करूँ तो आपको सिर्फ डॉरमाउस स्टोरी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है BS4 को इस्तेमाल करना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे लगता है। पर्सनली यूज़ करता हूँ मैं जब भी मुझे स्क्रैपिंग करनी होती है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, BS4 तो भाई यूज़ करना ही करना है। और यहाँ पर अगर आप लोग इसके पेरेंट का नाम जानना चाहते हैं soup.title.parent.name कर दें, आपको हेड मिलेगा। soup.p करेंगे तो आप लोगों को जो पहला पैराग्राफ है वो मिलेगा। अगर आप soup.p क्लास करेंगे तो आपको soup.p जो पहला पैराग्राफ है उसकी क्लास मिल जाएगी। soup.a करके आप लोग को पहला लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सारे लिंक्स चाहिए soup.findAllA कर लें, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको बाय ID फाइंड आउट करना है तो आप soup.find ID इज इक्वल टू link3 कर सकते हैं एंड आप लोगों को वो एलिमेंट मिल जाएगा बाय ID। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ID आपको पता है, वो एलिमेंट आपको चाहिए,
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को अगर मान लो सारे के सारे ए टेक्स्ट चाहिए और आप लोग को उसका एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट चाहिए, तो इस तरह के फॉर लूप का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड यू कैन रीड द डॉक्यूमेंटेशन, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। लेट मी टेल यू, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं पर्सनली इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, नॉट बिकॉज कि ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जिससे स्क्रैपिंग हो जाती है, बट बिकॉज ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी पैसा बनाया पर्सनली, इससे बहुत पैसा बनाया है स्क्रैप कर करके। तो हाँ, मेरे दिल के तो बहुत ज़्यादा करीब है ब्यूटीफुल सूप। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम बना दिया जिससे कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा ब्यूटीफुल सूप को इस्तेमाल करना। टाइटल टैग कैसे आएगा, टाइटल टैग का नाम कैसे आएगा, स्ट्रिंग कैसे आएगी, कैसे पैराग्राफ आप लोग ले सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ एक्सेस कर सकते हो, कैसे आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का क्लास एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। कैसे सारे के सारे पर्टिकुलर टाइप के एलिमेंट्स आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया। एंड दिस शुड प्रीटी मच कवर 80% ऑफ द स्क्रैपिंग यू आर गोइंग टू डू। बाकी आपकी पाइथन स्किल्स हैं, फाइल में कैसे राइट करना है, रीड करना है, किस फॉर्मेट में आउटपुट करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। तो दैट वाज ब्यूटीफुल सूप फॉर यू। अब बात करूंगा कि कब आप लोगों को ब्यूटीफुल सूप को इस्तेमाल करना है। मैं ब्यूटीफुल सूप को ऑलमोस्ट हमेशा इस्तेमाल करता हूँ जब भी वेब स्क्रैपिंग का काम आता है। मेरा जो पहला गो टू है वो ब्यूटीफुल सूप होता है कि यार पाइथन से इजीली मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं किसी भी स्टैटिक साइट का डेटा। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी आप लोगों को लॉगिन करने के बाद स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करके पहले HTML को रिट्रीव करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ब्यूटीफुल सूप को ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर एक शॉर्ट आंसर आप लोगों को चाहिए तो मैं कहूंगा कि ब्यूटीफुल सूप को आप तब इस्तेमाल करो जब आप लोगों को कुछ भी नहीं पता क्या करना है, एक वेबसाइट है स्क्रैपिंग कर रही है ना, बस पहला जो मेरा टूल है वो ब्यूटीफुल सूप ही होता है। मतलब अगर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रैपिंग है तो ब्यूटीफुल सूप ही मेरा गो टू टूल होता है। इसमें टूल्स होते हैं लिंक्स को प्राप्त करने के, किसी भी एक एलिमेंट को आईडी से टारगेट करने के, किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास नेम के एलिमेंट्स को लेने के। तो ओवरऑल स्क्रैपिंग काफी इजी हो जाती है। मतलब कि जब भी आपको सीधा सच्चा कंटेंट मिल रहा है, आप लोगों को एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में सारे पेजेस मिल रहे हैं, ब्यूटीफुल सूप वर्क्स लाइक अ चार्म। अब जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिक्वेस्ट HTML। अब ये रिक्वेस्ट HTML क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट ._HTML .py के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और इसमें हम लोग रिक्वेस्ट HTML को देखेंगे। रिक्वेस्ट HTML बेसिकली एक पैकेज है रिक्वेस्ट HTML, और ये जो है ये HTML पार्सिंग के साथ आता है। तो रिक्वेस्ट पैकेज तो हमें पता ही क्या होता है कि भाई इंटरनेट से कोई भी डेटा निकालना है, आप रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करें, गेट रिक्वेस्ट मारे, डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट HTML इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारी और सुपर पावर्स मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल करूँगा, इसको पिप एन इंस्टॉल नहीं करूँगा, पिप इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट HTML करूँगा और जैसे ही मैं ये करूँगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, मैंने पास्ट में कभी ना कभी इसको यूज़ किया होगा। अब आप देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉम रिक्वेस्ट HTML इम्पोर्ट HTML सेशन, और हम एक HTML सेशन स्टार्ट करके क्या कर सकते हैं कि डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब आपको यार डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली मिल जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, r.html.links कर सकता हूँ, मुझे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। r.html.absolute लिंक्स कर सकता हूँ, मुझे सारे एब्सोल्यूट लिंक्स मिल जाएंगे। मैं किसी भी एक एलिमेंट के .attrs कर दूंगा तो मुझे उसके सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी, क्लास, ये सब चाहिए या कौन कौन सी क्लासेस उसमें लगी चाहिए तो वो मुझे मिल जाएगी। तो चलो यार एक एक करके ना इसको सही से एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, r session.get ये करूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ फिलहाल के लिए r.text। ठीक है, रन करूँगा इसको। जैसे ही आप लोग देखना कि इसको रन करने के बाद मुझे python.org का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने r.text तो कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ r.html, और मुझे जो HTML है वो मिल जाएगी। .links कर सकता हूँ, .absolute links कर सकता हूँ। लेट्स सी दिस इन एक्शन, r.html.links, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ये मुझे सारे लिंक्स दे देगा। आप देखो यहाँ पर इसने मुझे सारे लिंक्स दे दिए हैं जो कि इस पेज पर मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई देखो मुझे क्या करना है, r.html.find करना है और मुझे अबाउट आईडी जिसमें है एलिमेंट में वो मुझे चाहिए एलिमेंट। तो आप प्रिंट अबाउट करोगे तो आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर आपको वो एलिमेंट मिल गया। यहाँ पर देखो ये एक एलिमेंट क्लास है और एक एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है एलिमेंट li, id अबाउट है, क्लासेस भी इसने मुझे बता दी है। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि इस अबाउट एलिमेंट को ले सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट कंटेंट में लूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, about.text
about.attrs करूँगा तो इसके मुझे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। तो आ जाओ यार ये भी करते हैं। about.text करूँगा तो मुझे इस एलिमेंट के अंदर का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। आप देखो मुझे इसका जो टेक्स्ट है वो मिल गया। ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है अबाउट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से आ रहा है। python.org और यहाँ पर जो अबाउट है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट करके। यहाँ पर आप देखो कि हमने id इज इक्वल टू अबाउट वाला एलिमेंट लिया और इसके अंदर की हमने जितनी भी हमारी HTML थी वो ले ली है। तो देखो यहाँ पर हमको मिल रहा है एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद हमको मिल रहा है कोड्स, ये सब हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर एप्लीकेशंस, कोड्स, गेटिंग स्टार्टेड, हेल्प, ये सब हमें देखने को मिल रहा है पाइथन ब्रोशर तक। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि इस पेज में मुझे tier 2 TIER-2 वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली मैं कुछ इस तरह का काम करूँगा, डॉट लिखूँगा यहाँ पर। CSS सेलेक्टर ही है भाई, CSS सेलेक्टर ही है। tier-2 करूँगा और यहाँ पर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखो यहाँ पर मुझे ये मिल गया। देखो tier 2 वाला मिल गया, यहाँ पर स्मॉलर था तो ये मिल गया। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू ना करूँ तो क्या होगा? अगर मैं फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू ना करूँ तो आप देखो ये मुझे एक लिस्ट देगा। तो मैं about.text नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको इस तरह से प्रिंट करूँगा और ये मुझे एक लिस्ट देगा। और मैं about0.text ज़रूर कर सकता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि सारे एलिमेंट्स tier 2 क्लास वाले आ जाएं तो आप r.html.find करो, और अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट वाला मिले तो फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू कर दो, जैसे यहाँ पर हमने किया था। ठीक है, तो इसको मैं रन करूँगा तो आप लोग देखो यहाँ पर मुझे सारे के सारे ये जो अबाउट हैं वो मिलेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि about0.text किया है तो मुझे पहले वाले अबाउट का टेक्स्ट जो है जो कि स्मॉलर है वो प्रिंट होकर मिल गया है। ठीक है, तो स्मॉलर होगा इस पेज पे कहीं ना कहीं, जिसमें tier-2 होगा। आई एम श्योर कहीं ना कहीं ज़रूर होगा tier-2 और पहला एलिमेंट ज़रूर स्मॉलर होगा। मुझे मिल नहीं रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम श्योर कि स्मॉलर कहीं ना कहीं इसमें होगा। एक्चुअली मुझे वो tier 2 वाला जो पहला एलिमेंट है वो मिल ही गया। अब यहाँ पर देखो कि उस एलिमेंट को अगर मैं खोजूँ तो वो यहाँ कहीं है, सब nav में है। यहाँ पर ये देखो इसका जो tier 2 है इसके अंदर स्मॉलर टेक्स्ट है। अब इस पेज पे कहाँ है वो भी हम ढूंढ सकते हैं, आप लोग ढूंढना आराम से टाइम लेके। और हम यहाँ पर रिक्वेस्ट HTML में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर about.tag कर सकता हूँ, मुझे टैग का नाम बताएगा। about.line नंबर भी कर सकता हूँ, तो ये मुझे एलिमेंट के रूट से जो लाइन नंबर है इसका वो भी मुझे बता देगा सोर्स कोड में। तो काफ़ी चीज़ें इसमें बिल्ट इन है, आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट को लिटरली इसमें। तो ये जो रिक्वेस्ट HTML पैकेज है ये HTML पार्सिंग के साथ रिक्वेस्ट को मर्ज करके बना है। कब यूज़ करना है आप लोगों को इसको? तब यूज़ करना है जब इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ आपके यूज़ केस को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हों। फॉर एग्जांपल मुझे एक पेज से सिर्फ लिंक्स चाहिए, मैं ब्यूटीफुल सूप यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता है कि जब मैं यहाँ पर लिंक्स यूज़ कर सकता हूँ तो मैं क्यों जाऊँगा ब्यूटीफुल सूप में व्हेन आई कैन डू समथिंग लाइक r.html.links इन रिक्वेस्ट HTML, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो आपको रिक्वेस्ट HTML के जो जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है उसको ऊपर से देखना है। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई मेरा यूज़ केस इसको फिट कर रहा है, यूज़ करो, वरना जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया ब्यूटीफुल सूप हमेशा आप लोगों का गो टू सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले ब्यूटीफुल सूप के साथ ही जाता हूँ, काम करता है, वर्क्स लाइक अ चार्म। बट कभी कभी टाइम बचाने के लिए रिक्वेस्ट HTML भी बहुत ज़्यादा साथ देता है। अब आ जाओ बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसका नाम है सेलेनियम। और ये टूल जो है वो टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बट वेब स्क्रैपिंग के लिए भी ये उतना ही कारगर है। तो मैं यहाँ पर सेलेनियम पाइथन लिखूंगा और आप लोग को मैं दिखाता हूँ सेलेनियम विद पाइथन। आप यहाँ पर देख सकते हो गेटिंग स्टार्टेड पर हम लोग जाएंगे और मैं डायरेक्टली ये कोड कॉपी करूँगा और इस कोड को कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर 3_ लिख देता हूँ .py। कभी भी आप लोग ना selenium.py के नाम से मत बनाना प्रोग्राम का नाम, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप फ्रॉम selenium लिखते हैं तो सर्कुलर इंपोर्ट आ जाता है, दिक्कत करता है वो। ठीक है, तो ऐसा मत करना आप, नाम या तो 3_ रखना या कुछ और अपना नाम लगा देना अंडरस्कोर करके। पैकेज के नाम का सेम फाइल का नाम मत बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सेलेनियम से हमने वेब ड्राइवर इंपोर्ट किया, हमने कीज़ इंपोर्ट करी और बाय इंपोर्ट किया। तो सेलेनियम के अंदर बहुत सारे तामझाम होते हैं ऑलरेडी। अब हमने यहाँ पर वेब ड्राइवर में यूज़ किया वेब ड्राइवर.firefox, मैं इसको क्रोम करूँगा, मैं क्रोम यूज़ करूँगा। और यहाँ पर हमने कहा कि भाई एजर्ट करो कि पाइथन ड्राइवर.title में है। तो बेसिकली ये टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। एजर्ट पाइथन एंड ड्राइवर.title से क्या होगा कि ये चेक करेगा कि भाई इस पेज में जो टाइटल है उसमें पाइथन है कि नहीं है, सिंपल। फिर हम फाइंड एलिमेंट करेंगे बाय नेम और हम जो क्यू
नेम होगा जिसमें, जो कि एक्चुअल में पाइथन के पेज पर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो एलिमेंट है इसमें नेम इज इक्वल टू क्यू है, इस एलिमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। हम इस एलिमेंट के अंदर क्लियर करेंगे और फिर PYCON, फिर उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे। बेसिकली हमने ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें करी हैं। तो कभी भी आपको ऐसा करना है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना है और उसके बाद आपको स्क्रैप करना है, तो आप सेलेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप लोग देखो एक क्रोम विंडो खुलेगी सबसे पहले, ठीक है, इसमें ये वेबसाइट खुलेगी। एक्चुअली मुझे एक चीज़ और करनी चाहिए थी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ड्राइवर डॉट क्लोज नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही चलाऊँगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो इसने यहाँ पर पाइकॉन लिखा, एंटर मारा, फिर ये एक्चुअली क्लोज हो गया। तो हम ना एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं। वी कैन डू समथिंग लाइक वाइल ट्रू, ठीक है, और हम यहाँ पर इम्पोर्ट टाइम करेंगे, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, इतना दिमाग में क्या ही लगा रहा हूँ। हम यहाँ पर a इज़ इक्वल टू इनपुट लिख देंगे, यहाँ पर कुछ इस तरह से हम कहेंगे a इज़ इक्वल टू इनपुट। तो ये इनपुट के लिए वेट करेगा और हमारा जो विंडो है वो दिखती रहेगी। तो आप देखो ये विंडो दिखती रहेगी। पाइकॉन हमने लिखा, सर्च किया पाइकॉन, और ये देखो यहाँ पर हमें ये सर्च रिजल्ट्स मिल गए पाइकॉन के, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर करूँगा तो ये फिर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सेलेनियम में एक्चुअल में एक ब्राउज़र खोला, और उस ब्राउज़र को खोलने के बाद हमने उसमें सर्च किया, हमने वो चीज़ करी जो कि शायद हम मैनुअली करते थे। तो अगर इस तरह की चीज़ें आप लोगों को करनी है, या फिर आप लोगों को लगता है कि यार उसके बिना स्क्रैपिंग हो ही नहीं सकती, कि एक्चुअल में आप लोगों को सर्च करना ही पड़ेगा, कोई वेबसाइट इतनी ज़िद्दी है कि आपसे सर्च करवा ही रही है, तो आप लोगों को वहाँ पर सेलेनियम का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आप कहोगे चलो ठीक है यार, हमने ये सब कर दिया, अब हम कैसे इस पर्टिकुलर पेज में स्क्रैपिंग करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे स्क्रैपिंग करेंगे। तो मान लो आपने पाइकॉन लिखा यहाँ पर, ठीक है, एंटर मारा, आपको ये सारे रिजल्ट्स मिले। अब हम मान लो चाहते हो कि ये सारे इवेंट्स को कलेक्ट करना, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि H3 के अंदर है सारे इवेंट्स। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज से सारे H3 को कलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा कि E इज़ इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इनफैक्ट एलिमेंट्स करूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा बाय डॉट, और यहाँ पर मैं बाय डॉट लिखूँगा टैग नेम, ठीक है, बाय टैग नेम मैं फाइंड करना चाहता हूँ, और मैं H3 कर दूंगा, ठीक है। और मैं प्रिंट करूँगा E, मैं करूँगा फॉर आइटम इन E प्रिंट आइटम डॉट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आइटम डॉट टेक्स्ट करेंगे, और मैं इसको रन करूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमने पाइकॉन किया, इसके बाद यहाँ पर देखो सारे इवेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। इन इवेंट्स को मैं एक टेक्स्ट फाइल में डंप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ST इज इक्वल टू एक ब्लैंक स्ट्रिंग और ST प्लस इक्वल्स टू, और मैं कह सकता हूँ कि भाई एक F स्ट्रिंग बनाओ और इस F स्ट्रिंग के अंदर डाल दो आइटम डॉट टेक्स्ट, और उसी के साथ साथ बैकस्लैश n डाल दो। फिर फाइनली क्या करो, लिखो विद ओपन, और मैं लिखूँगा रिजल्ट्स डॉट TXT। दिस कैन बी ए CSV, ठीक है, मैं लेकिन TXT ले रहा हूँ, और मैं इसको राइट मोड में खोलूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा F डॉट राइट, और क्या करूँगा ST कर दूँगा, ठीक है। और एन ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एज एफ करना पड़ेगा, और रिजल्ट्स डॉट TXT मेरी एक बनेगी, और उसमें मेरे सारे इवेंट्स आ जाएंगे जो कि यहाँ पर मुझे सर्च होकर मिले, जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है। तो आओ इसको दोबारा से रन करते हैं, और आप देखो जैसे ही मैंने रन किया तो मैंने क्या किया, एक्चुअल में ब्राउज़र पे काम किया। मैंने यहाँ पर वो चीज़ें करी जो कि शायद एक ह्यूमन करता, कि यार पाइकॉन लिखा, सर्च मारा, फिर उसके बाद जो जो रिजल्ट्स मुझे मिले उसको मैंने एक टेक्स्ट फाइल में राइट कर दिया। आप देखो यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में ही राइट हो गया, विच इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट हमें टेक्स्ट फाइल में मिल गए। ऑब्वियसली इस टेक्स्ट फाइल की क्लीनिंग आप लोग बाद में कर सकते हो, वो सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनकोडिंग दे सकता हूँ एक्चुअली, जब मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं कुछ इस तरह से इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 कर सकता हूँ, और इनकोडिंग UTF-8 में करूँगा तो एक इनकोडिंग में मिल जाएगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, जैसे भी आपको इनकोडिंग रखनी है आप रख सकते हो, और आप लोग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट्स डॉट TXT में आ जाएगा। आप देखो इस बार ये डैशेस भी मेरे बिल्कुल सही सही आ गए, मैंने UTF-8 यूज़ किया तो, ठीक है। तो बढ़िया यार, ये सेलेनियम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू यूज़ सेलेनियम, कब आप यूज़ करोगे सेलेनियम को। तो देखो मैं सेलेनियम को तब यूज़ करूँगा जब मुझे एक्चुअल में ब्राउज़र को खोल के काम करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट स्क्रैप नहीं होती है, एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम फिगर आउट कि यार क्यों नहीं हो रही है, क्यों एरर्स आ रहे हैं, क्यों कैप्चाज आ रहे हैं। उस केस में आप लोग क्या करोगे, सेलेनियम को इस्तेमाल करोगे प्रॉक्सी के साथ, और प्रॉक्सी के साथ सेलेनियम को इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करोगे, वो एक्शंस जो कि आप प्रोग्रामेटिकली कर रहे थे मैनुअली करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग
एक सर्च यूआरएल का इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें आपने जो सर्च स्ट्रिंग है वो यूआरएल में डाली हुई है। अब आप एक्चुअल में यहाँ पर कीज़ को सेंड करोगे। व्हेन ऐसे कीज़ को सेंड करोगे आई मीन कि आप लोग टाइप करोगे पाइकॉन सर्च बार में और फिर इस तरह से एंटर की दबाओगे प्रोग्रामेटिकली, और उसके बाद आप एक्चुअल में जो पेज है उसको स्क्रैप करोगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि प्रॉक्सी के साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है सेलेनियम को। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमेशा की तरह मैं यहाँ पर प्रॉक्सी बना लूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉक्सी इज इक्वल टू, इनफैक्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉक्सी ऑथ और प्रॉक्सी यूआरएल को सेपरेट करूँगा और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको दूंगा http proxy auth @proxy URL। ये जस्ट मैंने यहाँ पर सेपरेट किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये प्रॉक्सी ऑथ है, यूज़र नेम कोलन पासवर्ड हमारा प्रॉक्सी का URL। ठीक है, तो ये आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। तो जब आप क्रोम ड्राइवर यूज़ करते हो तो आप इस तरह के ऑप्शंस डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक -- प्रॉक्सी सर्वर करके एक ऑप्शन चूज़ किया है जिससे कि मैं इस प्रॉक्सी को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा कि इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगा और आप देखो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, इस बार क्या हुआ कि जो हमारी ये python.org है वो इस प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट गई। ठीक है, तो कभी भी आप बल्क में स्क्रैपिंग करना चाहते हैं किसी वेबसाइट की तो प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ करना आइडियल होता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी एक वेबसाइट की डेटा को, ठीक है, तो आपको हमेशा प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना है ताकि आपकी रिक्वेस्ट अलग अलग जगहों से प्रतीत होती हुई दिखे, इफ़ दैट मेक सेंस। ठीक है, बढ़िया यार। तो हमने देख लिया कि सेलेनियम कैसे यूज़ करना है। कब यूज़ करना है? यूज़ तब करना है जब हम स्क्रैपिंग मान लो BS4 से नहीं कर पा रहे हैं या हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क करने के बाद स्क्रैपिंग करनी है। मान लो फेसबुक पे लॉगिन करना है, फिर डेटा निकालना है, फिर दूसरी आईडी में लॉगिन करना है, डेटा निकालना है। ये काम मैं कभी BS4 से नहीं करूँगा, मैं सेलेनियम से ही करूँगा। ठीक है, और एक्चुअल में जब हमारी वेबसाइट विंडो पे खुलती है ना तो जो डिटेक्शन है, बॉट डिटेक्शन, वो बाईपास हो जाता है काफ़ी हद तक। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सेलेनियम का इस्तेमाल कब करना है? जब भी आपको एक्चुअल विंडो खोलकर काम करना है, जब आप चाहते हैं कि एक्चुअल विंडो खुलकर काम हो तब आप लोगों को सेलेनियम को यूज़ करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ बात करते हैं स्क्रैपी की। स्क्रैपी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो स्क्रैपी को अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये बेसिकली एक पूरा स्क्रैपिंग का फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आप पेजेस देते हो और ये आप लोगों के लिए जो पार्सिंग है वो कर देता है, आप लोग को HTML दे देता है, सारी चीज़ें आप लोग को एक बार में करके दे देता है। बेसिकली आप लोग एक प्रोजेक्ट इसमें बनाते हो और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप बहुत इजीली इससे स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो कभी भी आपको रिपीटेड स्क्रैपिंग करनी है तो मैं स्क्रैपी को रिकमेंड करता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ स्क्रैपी के वेबसाइट पर दिए हुए ट्यूटोरियल में, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हो, स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस सबको बंद कर दूंगा। मैं आऊँगा अपने इस फोल्डर में, यहाँ पर ओपन एंड टर्मिनल करूँगा और सबसे पहले पिप इंस्टॉल स्क्रैपी, जो कि मेरे में तो इंस्टॉल्ड है, आपके में शायद नहीं होगा तो कर लेना। फिर स्क्रैपी स्टार्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल आप करोगे तो ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर बनेगा, एक प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर घुसेंगे, इसको मैं ओपन विद कोड करूँगा और जैसे मैं इसको ओपन विद कोड करूँगा ये VS कोड में खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप अपना स्पाइडर बना सकते हो। स्पाइडर क्लासेस होती हैं जो कि आप डिफाइन करते हो और स्क्रैपी यूज़ करता है वो इन्फॉर्मेशन लेने में कि आपको कौन सी वेबसाइट से क्या चाहिए। मान लो आप चाहते हो कि यार आपके पास 2 URL है, उन 2 URL की जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 फाइल्स में राइट हो जाए, तो आप कुछ इस तरह का स्पाइडर बना सकते हो। मैं यहाँ पर कोड्स अंडरस्कोर spider.py फाइल बनाऊंगा। कहाँ पर बनाऊंगा? स्पाइडर्स के अंदर। तो मैं कहूँगा कोड्स अंडरस्कोर क्या था, कोड्स अंडरस्कोर spider.py और मैंने कोड्स अंडरस्कोर spider.py नाम से एक फाइल बना दी है और इसके अंदर मैं ये कंटेंट रख दूंगा। बेसिकली यहाँ पर हम स्क्रैपी को बता रहे हैं कि भाई ये दोनों URLs जो हैं उनके डेटा को इन फाइल्स में कोड्स-1 कोड्स-2 में आप डाल दो। ठीक है, अब हम इस स्पाइडर को रन कैसे करेंगे? हम सिंपली स्क्रैपी क्रॉल कोड्स करेंगे और जैसे हम स्क्रैपी क्रॉल कोड्स करेंगे ये हमारा जो स्पाइडर है वो चल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे चलेगा। तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया और आप देखो यहाँ पर हमारा कोड्स_1 कोड्स_2 HTML हमारी मिल गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग स्क्रैपी को यूज़ कर सकते हैं। ना स्क्रैपी इज़ अ ह्यूज फ्रेमवर्क और आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा,
डीप डाइव करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट अ स्क्रैपी ट्यूटोरियल लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, मैं एक पूरा स्क्रैपी का ट्यूटोरियल लाऊंगा और उसके लिए मुझे पूरा एक वीडियो लगेगा। तो हाँ, स्क्रैपी का ट्यूटोरियल चाहिए, आप लोग कमेंट करो। सो गाइस, ये तो कुछ तरीके हो गए जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो स्क्रैपिंग करने के लिए। हम लोगों ने बात करी ब्यूटीफुल सूप की, फिर हमने रिक्वेस्ट HTML की बात करी, सेलेनियम की बात करी, हमने स्क्रैपी की बात करी। स्क्रैपी आप लोग कब यूज़ करोगे? जब आप लोग को रिपीटेड एक स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्क्रैप करना है। अब एक बात यहाँ पर मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमें हर बार इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। BS4, रिक्वेस्ट HTML, स्क्रैपी, सेलेनियम हमेशा नहीं करना है इस्तेमाल। कभी कभी कुछ सर्विसेज अपनी APIs देती हैं, जैसे कि आप लोगों को गिटहब की API मिलती है। तो बेसिकली वेबसाइट्स आपसे खुद कहती हैं कि भाई हमारी API भी है, उसको यूज़ कर लो, हमारा डेटा ले लो। तो आप लोगों को उनकी वेबसाइट को स्क्रैप करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। अगर आप लोग कुछ सक्सेसफुल बिजनेस के लिए करना चाहते हो, एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो, या फिर मान लो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाना चाहते हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू स्क्रैप एथिकली, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी वेबसाइट को आप स्क्रैप कर रहे हो, पहला सवाल अपने आप से ये पूछो, क्या ये लोग APIs भी प्रदान करते हैं? क्योंकि अगर ये लोग APIs प्रदान करते हैं तो यू आर बेटर ऑफ यूजिंग देयर API। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैं कुछ और लाइब्रेरीज को शाउट आउट देना चाहता हूँ, जिनमें से एक है पपेटियर। ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि एक हाई लेवल API प्रदान करती है क्रोम या फायरफॉक्स को कंट्रोल करने के लिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू ऑटोमेट फॉर्म सबमिशंस। आप लोग वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, तो गिव इट अ शॉट। इसके बाद एक और चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है मैकेनिकल सूप। मैकेनिकल सूप, और यहाँ पर आप लोग देखो मैकेनिकल सूप भी एक पाइथन लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को हेल्प कर देती है ऑटोमेटेड इंटरैक्शंस के लिए वेबसाइट्स के साथ। तो आप लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। गुड टू नो। वेब स्क्रैपिंग करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज एंड टूल्स हैं, बट दीज आर सम ऑफ द टूल्स दैट आई पर्सनली यूज़। आप लोगों को क्या लगता है कि वेब स्क्रैपिंग करने में आप लोगों को किन किन चीज़ों ने मदद करी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।